नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखने और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 29 तारीख के दिन मतलब कल हमने 4th ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया था और उसमें आप लोगों ने इस एग्जाम को दिया, इस पेपर को दिया और उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने थे, उन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में से थे और किस किस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके सामने थे उनको आपने कैसे जो है डील किया। तो आइए उन्हीं प्रश्नों के साथ में मैं आपके साथ उपस्थित हूं और हम एक एक क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे आपके सामने, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहां पर हल करने वाले हैं विद व्याख्यात्मक डिटेल से जो है उसका सॉल्यूशन करने वाले दोस्तों। तो आइए नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है उस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कुछ विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी थे, तो अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता, यदि कलकत्ता जो कि 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है और वहां पर जो है सूर्योदय का समय हो रहा है, मतलब सुबह का टाइम हो रहा है और कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखें, 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कलकत्ता नामक स्थान स्थित है जहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हमें बताना यह है कि अजमेर जो कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, वहां पर समय क्या होगा, सुबह का जो समय है वो क्या होगा, या मैं कहूं कि सूर्योदय जो है वहां पर कब होगा अजमेर में। तो देखिए ऑप्शन है 5:25 पर, 7:12 पर, 6:36 पर या 4:48 पर। तो दोस्तों मैं इसके जो है सॉल्यूशन पर चलूं तो देखिए आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सूर्य की जो किरणें पड़ती है हमेशा आप लोगों को पता है सूर्योदय कौन सी दिशा में उदय होता है, सूर्य उदय होता है हमेशा पूर्व दिशा में। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो जब भारत की ओर बढ़ती है, सूर्य की किरणें जो है भारत की ओर बढ़ती है, तो भारत के अंदर ये जो पूर्व दिशा है और भारत में ये जो पश्चिम दिशा है और भारत के पूर्व दिशा के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश से ये सूर्य की किरणें पश्चिम की ओर बढ़ती है। और हमें क्वेश्चन में जो स्थान दिया हुआ था वो स्थान था दोस्तों ये, और इस स्थान को हम लोग कहते हैं कोलकाता। कौन सा स्थान है? कोलकाता। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में जो सूर्योदय का समय हो रहा है वो कितना हो रहा है दोस्तों, 6 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं यहाँ पे? 6 बज रहे हैं, और 6 सुबह के बज रहे हैं, मतलब AM, सूर्योदय तो सुबह होता है, तो 6 बज रहे हैं सुबह के। और ये कोलकाता कौन से जो है देशांतर रेखा पर स्थित है? 83 डिग्री, 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। अब यहां से सूरज की किरणें आगे बढ़ेगी, तो ये स्थान कौन सा आपके सामने? ये स्थान आता है आपका अजमेर। अजमेर, और इस अजमेर में सूर्योदय का समय क्या होगा, यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सूर्योदय का समय क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, हमें बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 83 और 74 हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है कि सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो उसमें से आप इसमें डिफरेंस देखें, 83 डिग्री से 74 डिग्री तक आप इसका डिफरेंस देखें। जैसे 74 के बाद में यहां पर आता है 75 डिग्री, 76 डिग्री, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और ये 83। इसका डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? लगभग आपके सामने 9 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 9। यानी मैंने कहा कि 83 में से आपने 74 माइनस किया है तो कितना निकल करके आ रहा है? 13 में से 4 गए तो 13 में से 4 गए तो दोस्तों 9 बचेगा। तो आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर का पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 9 डिग्री देशांतर का पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? 36 मिनट का। कितने मिनट का समय लगेगा? 36 मिनट का। तो अब यहां पर आंसर क्या होगा? अगर 6 बज रहे हैं यहां पे, तो 36 मिनट बाद यहां पर सूर्योदय होगा, मतलब 6:36 पर यहां पर क्या हो रहा है? सूर्योदय का समय हो रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी, यानी 6:36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ आपके सामने
कथन ए क्या बोल रहा है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार इसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। कैसे पता चलेगा, वो तो आपको विस्तार पता होगा और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा। जिसके कारण राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय के समय में लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा तो अपने आप 35 मिनट 8 सेकंड निकल करके आ जाएगा। फिर कह रहा है कि कारण यानी आर, पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखें। कह रहा है राजस्थान का देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है ना, वो तो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। और कहा, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो देशांतर रेखा है उसका नाम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहां आता आपके सामने 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, अंतर निकालना इनमें। तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट को अगर माइनस करेंगे तो हमारे सामने निकल करके आता है 7 डिग्री 9 मिनट। क्लियर। और फिर कह रहा है कि 69 डिग्री 30 मिनट को इससे पर माइनस करें तो ये निकल करके आएगा राजस्थान का देशांतरीय अंतराल, जो कि होगा 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। अब आप मुझे बताइए कि मतलब ज्यादा कौन सा विस्तार आ रहा है, 7 डिग्री 9 मिनट है या 8 डिग्री 47 मिनट है। मतलब देशांतरी विस्तार ज्यादा है अक्षांशीय विस्तार से। यहां पर यह कह रहा है कि देशांतरी विस्तार इसके अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। बिल्कुल सही है। जिसके कारण राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय का जो समय है उसमें लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर देखने को मिल रहा है। कथन सही है और कारण आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया। मतलब कहने का यह हो गया कि ए और आर दोनों कथन सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल और इंटर स्टेट बॉर्डर के बारे में आपसे बात कही जा रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे राजस्थान की परिधीय सीमा की लंबाई बनती है, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई बनती है। तो यहां कह रहा है कि स्टेटमेंट के रूप में राजस्थान भारत के उन 5 राज्यों में से एक है जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, अर्थात साझा करता है, जिसे हम रेड क्लिप लाइन कहते हैं। कारण की बात कही जाए तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है जो मैंने अभी बोला आपको। और मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं मिलकर के एक स्थलीय सीमा बनाते हैं। मतलब इसी 5920 किलोमीटर के 2 पार्ट आएंगे। 1070 किलोमीटर तो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर है और 4850 किलोमीटर आपकी इंटर स्टेट बॉर्डर है। मतलब 5 भारतीय राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाला एक राजस्थान राज्य है। अब देखो कथन ए और कारण ए आर दोनों पढ़ लिया आपने। इसको थोड़ा सा हम लोग और मैप पे देखना चाहिए तो देखिए आपके सामने पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या कह रहा है, देखो राजस्थान भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जो पाकिस्तान के साथ में अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये जो अपना इंडिया है ना, ये भारत, इसी भारत के इस सीमा के इधर की तरफ एक राज्य आता है, एक देश आता है और उस देश को हम लोग कहते हैं पाकिस्तान। कौन सा देश कहते हैं ये आपके सामने पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के साथ में अपने राजस्थान के जो राज्य सीमा बनाते हैं, भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं, उनमें से 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 3 भारतीय राज्य हैं और उनमें से एक पंजाब है, एक राजस्थान है और एक आपके गुजरात है। ठीक है, तो राजस्थान उसमें शामिल है या नहीं है, यही पहला स्टेटमेंट आपके सामने बोला गया था। तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ना, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा वो 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर।
ये पूरी की पूरी जो आपको ब्लू कलर और रेड कलर की बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, ये टोटल लंबाई 5,920 किलोमीटर की है, बिल्कुल है। इसमें से इसकी लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जबकि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है। तो क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 5 भारतीय राज्यों से सीमा में। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखिए। 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज थी, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसे आ रहा है। थोड़ा जो है आप प्रश्नों को, मतलब आपको व्याख्यात्मक रूप से डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कथन ए, राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण राज्य में उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बजाय उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु की परिस्थिति देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसको देखेंगे हम लोग अभी। कारण, कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा और बांसवाड़ा जिले की लगभग मध्यवर्ती सीमा से गुजरने का, या मध्यवर्ती भाग से गुजरती है, और बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर है। मध्यवर्ती भाग से गुजरेगी तो बांसवाड़ा इसके नजदीक ही रहेगा। तो देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। यदि हम देखें तो ये राजस्थान है संपूर्ण। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट, राजस्थान का मैक्सिमम पार्ट उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। आपको इसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज होने की जरूरत है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। तो कर्क रेखा यहां पे, तो इसके नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आएगा, ट्रॉपिकल जोन में आएगा, जबकि इसके ऊपर का जो पार्ट है वो उपोष्ण में आएगा। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो सही था। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि जो एक कर्क रेखा है ना, कौन सी कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें से एक जिले का नाम आता है डूंगरपुर और एक जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ध्यान से देखें तो ये जो पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री, इस रेखा, ये जो कर्क रेखा है, ये डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से और बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग से होकर गुजर रही है। आपको ये सेकंड नंबर का स्टेटमेंट भी यही बोला जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर भी बांसवाड़ा ही है। तो यहां पर भी आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट राजस्थान के बारे में सही है। तो कह रहा है कि इसका आधार, मतलब इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, मतलब जो लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कही जा रही है, तो 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान से देखने और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इनको। इसमें से पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ का जो विस्तार है वो 869 की बजाय 826 किलोमीटर है दोस्तों। फिर इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, 6,920 किलोमीटर नहीं है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो कहने का मतलब कौन सा सही हो गया फिर आपके सामने, ए कथन जो है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है सबसे बड़ा राज्य और इसकी आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था क्लास के अंतर्गत कि भारत के अंतर्गत, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों के अंतर्गत अगर बात करें तो उसमें राज्य आता है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम क्या आता है, मध्य
प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये भारत के 4 बड़े राज्य हैं। तो इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट सही है। और इसकी आकृति तो अभी आपने देखा ही पिछले क्वेश्चन में। अगला जो है रीजन बोल रहा है, कारण बोल रहा है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो, अच्छा, पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई से अधिक है। देखो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है राजस्थान की। तो अधिक कौन सी हो गई? पूर्व से पश्चिम ये। तो इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो आपका ये भी जो है सही हो गया, ये भी सही है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आपके सामने, ए और आर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ए सत्य, आर असत्य। ए असत्य, ये सी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। इससे प्यारा क्वेश्चन क्या हो सकता है? बस कॉमन सेंस की बात थी। आपको पता है पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा कि राजस्थान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और उन 5 राज्यों के अंतर्गत हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका जो है गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ में बॉर्डर बनाने वाले राज्य हैं। पश्चिम की ओर जो है पाकिस्तान है। राजस्थान का वह स्थान जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। गिहंद, बांसवाड़ा, लूणकरणसर, आपका जो है बीकानेर, नाचना गांव, जैसलमेर, डीग, भरतपुर। स्थान केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे, बाकी आप जिलों के माध्यम से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। बच्चे को जो हेजिटेशन होती है ना वो इनसे देख करके मिलती है। बच्चा अगर अपने कॉन्फिडेंस को और डेवलप करना चाहता है तो इन जिलों को देखने में अपने आप आंसर निकल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊं तो देखिए, ये हमारे सामने राजस्थान है। ये कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। और इसी राजस्थान के पास में जितने भी राज्य आते हैं यानी सीमा बनाते हैं, उनमें से एक राज्य कौन सा है? पंजाब। एक राज्य कौन सा है? हरियाणा। एक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इस राज्य को हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश। और ये राज्य कहलाता आपका गुजरात। और आप लोगों को इनकी जो है लंबाइयां भी ध्यान रखनी है कि कौन कितने कितने किलोमीटर के बॉर्डर किस किस टाइप से बना रहा है, ठीक है। तो देखें, पंजाब 89 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है, हरियाणा 1262 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है, एमपी मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है, गुजरात 1022 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पे ध्यान देवें। आपको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर। बांसवाड़ा यहां पर है, ये राज्य, ये जो जिला है बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बाद में जिला आया था आपके सामने बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में भरतपुर। अब क्वेश्चन के अंदर जो है राज्य कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, गुजरात राज्य ये है, मध्य प्रदेश राज्य ये है, और आपके सामने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्य किस जिले में जाकर के मिलेंगे एक जगह पर? तो वो आपका बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा था आपका? ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ए, यानी कि गिहंद बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस भूआकृतिक विभाजन का भाग है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। बताइए।
इनमें अगर हम देखें तो पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी भाग, अर्धशुष्क क्षेत्र या अरावली पर्वतमाला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि यदि आपने पूरे ऑप्शन पढ़े तब तो आपका ये क्वेश्चन सही होगा। जल्दबाजी के अंदर यदि आपने ए और बी पढ़ा और बी को करेक्ट कर दिया तो फिर आप वहां गलत हो सकते हैं। देखिए, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 4 भागों में डिवाइडेड है। राजस्थान का ये जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है और जो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, इसको हम सामूहिक रूप से जिस भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं वो भौतिक प्रदेश कहलाता है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अप्रत्यक्ष रूप से तो बिल्कुल आपका बी आंसर सही है, लेकिन इन्होंने और इसका भी पार्ट बता दिया कि हम जैसे पढ़ते हैं कि राजस्थान के इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से ये इलाका जो कहलाता है वो तो कहलाता है आपका शुष्क। ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस अर्धशुष्क के 4 पार्ट है, इसमें से इसे हम कहते हैं गग्गर बेसिन, इसे हम कहते हैं शेखावाटी बेसिन, इसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि, और इसे हम कहते हैं गोडवार या मैं कहूं लूनी बेसिन। तो क्वेश्चन शेखावाटी भूमि का पूछा गया है। यहां पे शेखावाटी क्षेत्र किस भूमि का जो पार्ट रहेगा तो वो आपके सामने रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। वैसे तो आपको मैं इसका विस्तार बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इन ऑप्शन को देख करके ही आपके आंसर को करेक्ट जो है करने की संभावना मिल रही है। विंध्यन श्रेणी, पहली श्रेणियों को देख लो आप, विंध्यन श्रेणी और लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश और गग्गर बेसिन। इन 4 ऑप्शन को पढ़ते ही, इनके पहले भौतिक प्रदेश को पढ़ते ही आपके 2 जो है ऑप्शन तो यही निष्कासित हो जाते हैं कि विंध्यन तो सबसे नीचे नीचे है, लूनी बेसिन भी नीचे ही है, मतलब उत्तर से दक्षिण पूछ रहा तो दक्षिण वाले भौतिक प्रदेश दे दिए। आगे देखोगे तो थोड़ा और इनका जो है गड़बड़ आ जाएगी, तो यहां पर ये दोनों ही ऑप्शन। आगे सी और डी, शेखावाटी और गग्गर बेसिन। शेखावाटी और गग्गर बेसिन में से भी हम देखें तो सबसे उत्तर में कौन है? गग्गर, उसके बाद आता तो शेखावाटी। लेकिन फिर अब यहां पे भी 2 पढ़ने पड़ेंगे आपको। अब देखो, गग्गर बेसिन के बाद इन्होंने भोराट का पठार दे दिया, शेखावाटी बेसिन के बाद इन्होंने विंध्यन श्रेणी दे दी, फिर लूनी बेसिन दिया, फिर माही बेसिन दिया। लेकिन यहां देखो, गग्गर बेसिन के बाद दक्षिण में चले गए, दक्षिण के बाद वापस उत्तर में शेखावाटी को लेकर के, इसका मतलब आपका ये डी आंसर भी गलत होगा। तो आपका आंसर तो सी है, लेकिन मैप पे देखें। मैप पे देखने के लिए इन्होंने भौतिक प्रदेश कौन कौन से दिए? सबसे पहले आपके सामने जो भौतिक प्रदेश दिया इन्होंने वो कौन सा दिया? शेखावाटी क्षेत्र, अंतर्वर्ती जो जलोत्सरण क्षेत्र रहता है। इसके बाद ये आपको जो येलो कलर का भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं विंध्यन श्रेणी या विंध्यन बेसिन। इसे हम कहते हैं लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। और ये जो सबसे दक्षिण में इलाका कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? माही बेसिन। तो कहने का तात्पर्य, सबसे उत्तरी उत्तर में शेखावाटी, सेकंड नंबर पे विंध्यन बेसिन, थर्ड नंबर पे लूनी और फोर्थ नंबर पे आपका माही बेसिन। तो दोस्तों आपके सामने सी आंसर करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देवे। कथन ए, कथन ए कह रहा है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु श्रीगंगानगर जिले का कोणा गांव है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव है।
बिल्कुल सही है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन कारण की बात करें तो राजस्थान का देशांतर विस्तार इसके अक्षांश विस्तार से अधिक होने के कारण पश्चिमी बिंदु का जो कटरा गांव जैसलमेर का और पूर्वी बिंदु जो सिलावट गांव धौलपुर में पड़ता है, उसके बीच की जो दूरी है वो उत्तर से दक्षिण की दूरी से अधिक है। कुल मिलाकर के लंबाई चौड़ाई की बात कही जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि राजस्थान, अगला जो प्रश्न बोला ना इन्होंने, क्या कहा, देशांतर विस्तार अक्षांश विस्तार से अधिक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी देखने को मिला था, 8 डिग्री 47 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु 869 किलोमीटर, बीच की दूरी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 826 किलोमीटर, तो अधिक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ए। तो 40वें क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु तो आपको यही देखने को मिलेगा, जिसे हम श्री गंगानगर का कोणा गांव कहते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों आपका बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा में। और राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, सिलावट गांव, सिलावट गांव। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु जो होगा वो कौन सा होगा, कटरा गांव, कटरा गांव, ठीक है। जिलों की बात की जाए तो यहां पर जैसलमेर जिला है, यहां पर गंगानगर जिला है, यहां पर बांसवाड़ा जिला है और यहां पर धौलपुर जिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और कोणा गांव से लेकर के बोरकुंडा गांव की ओर देखें तो यहां की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि जैसलमेर के कटरा गांव से लेकर के सिलावट गांव तक की जो लंबाई देखी जाए, या मैं कहूं चौड़ाई देखी जाए राजस्थान की, वो 869 किलोमीटर है। ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। अगला प्रश्न है, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं, डेजर्ट की मरुस्थल की विशेषता। ध्यान देना, मरुस्थल की क्वालिटी पूछी जा रही है यहां पे। क्या मरुस्थल में ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, शुष्क यानी सूखा, तो क्या ये इलाका ज्यादा सूखा है क्या, बिल्कुल है, मरुस्थल सूखा ही तो है, बरसात कम। तापमान का अतिरेक यानी अति मतलब ज्यादा होता है, तो तापमान ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, तापमान ज्यादा पाए जाने के पीछे रीजन क्या है, स्थलीय स्वरूप। सूर्य की किरणों का नहीं देखेंगे वहां पे, तो है ना, सूर्य की किरणें तो पड़ती है लेकिन तिरछी पड़ती है, लेकिन तापमान का अतिरिक्त होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है स्थलीय स्वरूप। तो वहां की जो स्थल है उसका स्वरूप। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा, अरब सागर का मानसून, बंगाल खाड़ी का मानसून, उसकी वजह से कम बरसात होती है। अब बरसात कम होगी तो वनस्पति भी कम होगी, तो कम तथा छितरी हुई वनस्पति यानी विरल वनस्पति वहां पर पाई जाती है। तो आपके ये दोनों चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो सही होंगे आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। 1 2 3 4। अगला प्रश्न, बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है, बताओ देखिए कौन सा जो इनमें से बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है दोस्तों। पैराबोलिक बालूका स्तूप, बरखान बालूका स्तूप, सीफ बालूका स्तूप और इंसेलबर्ग बालूका स्तूप। यह बालूका स्तूप है या नहीं है, बताइए कौन सा बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो देखिए, पैराबोलिक बालूका स्तूप का जो निर्माण होता है वो बड़ी वनस्पतियों से होता है, बड़ी वनस्पतियों के अवरोध से होता है, ठीक है। इस बालूका स्तूप की तुलना जो है महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन से की गई है, महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन से, हेयर पिन से, महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन यानी हेयर पिन से इसकी तुलना की गई है। इसके बाद पूछी जाए तो ये राजस्थान के अंतर्गत कौन से जिलों में पाया जाता है बालूका स्तूप, तो राजस्थान के लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत पाया जाने वाला बालूका स्तूप है। सीफ बालूका स्तूप की बात की जाए तो ये सीफ जो शब्द ना, ये अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है स्वॉर्ड, और उस स्वॉर्ड शब्द से मिलकर के बना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कटा फटा। और राजस्थान में कटापटा बालूका स्तूप हम किसको कहते हैं, अनुधेरे बालूका स्तूप को। और अनुधेरे बालूका स्तूप से सीप की तुलना की गई है। और राजस्थान में अनुधेरे बालूका स्तूप कहां देखने को मिलते हैं, जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। जैसलमेर में भी अगर नाम पूछा जाए तो जगह आप याद रखें इसमें रामगढ़। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको राजस्थान में ये बाड़मेर में देखने को मिलेंगे, और फलोदी व बालोतरा में भी इस प्रकार के बालूका स्तूप आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है।
बरखान वालुका स्तूप, इन वालुका स्तूपों का निर्माण हवा की दिशा के समकोण पर होता है, जबकि इनका हवा की दिशा के समानांतर होता है। हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले वालुका स्तूप अनुदैर्ध्य, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाले वालुका स्तूप आपके बरखान। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो बरखान वालुका स्तूप है, इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार जो है इनकी आकृति होती है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर बरखान वालुका स्तूप कहां कहां पर पाए जाते हैं, उसमें यदि आप लोगों से बात की जाए तो उसमें एक जिला आता है जिसका नाम आता है बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम आता है चूरू। चूरू के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम आता है जोधपुर। जोधपुर के बाद में जिला आता है जिसका नाम आता है गंगानगर। ठीक है, इनमें भी यदि स्थानों के नाम पूछे जाए तो बीकानेर में दोस्तों एक जगह आती है जिसका नाम आता है देशनोक। चूरू में एक जगह है जिसका नाम है भालेरी। जोधपुर में एक जगह है ओसिया। गंगानगर में एक जगह है सूरतगढ़। और तो और कहीं कहीं ये वालुका स्तूप आप लोगों को कहां देखने को मिलेंगे? राजस्थान के नागौर में। और नागौर में भी जगह का नाम पूछा जाए तो नागौर में एक तहसील आती है जिसका नाम है जायल। कौन सी तहसील है? जायल। तो मतलब इसका यह हो गया कि तीनों तो वालुका स्तूप है, परंतु कौन सा वालुका स्तूप नहीं है? इंसेलबर्ग। तो सर ये क्या है इंसेलबर्ग? इंसेलबर्ग दोस्तों एक द्वीपीय पर्वत कहलाता है। ये क्या है? द्वीपीय पर्वत है। तो सर इंसेलबर्ग तो हमें पता ही नहीं है। इंसेलबर्ग ये जो शब्द है ना, ये जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। ऐसा मैदानी इलाका जिसके आसपास की एक भूमि जो सपाट रूप में जो भूमि रहती है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, उसे हम द्वीपीय पर्वत के रूप में जानते हैं। राजस्थान में इंसेलबर्ग का उदाहरण कौन सी झील को माना जाता है? तो वो झील आती है दोस्तों नक्की झील, जो माउंट आबू के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का एक पार्ट है? तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से भारत के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का एक पार्ट है? तो उत्तर का मैदान भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का पठार, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और आपका जो है उत्तर का वृहद मैदान, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारत के भौतिक प्रदेशों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। यदि एनसीईआरटी के मुताबिक देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेश 4 है। और अगर व्यक्तित्व के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत आधार पर अगर हम देखें तो उनमें प्रोफेसर वाडिया है, कृष्णन चटर्जी है और स्पेट महोदय हैं। उन्होंने भारत के भौतिक प्रदेशों को किसी ने 3 भागों में बांटा है, किसी ने 4 भागों में बांटा है और किसी ने 6 भागों में डिवाइड किया है। तो 5 भागों में कृष्णन चटर्जी ने 5 भागों में डिवाइड किया, स्पेट महोदय ने 6 भागों में डिवाइड किया है। तो मैं आपको समूल पूरे के पूरे भौतिक प्रदेश बताऊं तो 6 भौतिक प्रदेश अपने को वास्तविकता में देखने को मिलते हैं भारत में। इनमें से एक भौतिक प्रदेश आता है जिसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत। इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये आपके सामने आता है द्वीप समूह है और इसे हम कहते हैं तटीय मैदान। ये तो 5 हो गए, लेकिन एक भाग और आता है जिसे भारत के पश्चिमी भाग में जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। अब देखो आपको थोड़ा बहुत यहां पता होना चाहिए कि राजस्थान लगभग आपका जो है इस प्रकार से विस्तृत है। ये इतना सा राजस्थान है। तो इस राजस्थान में आप देखें तो कौन कौन से भौतिक भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का पार्ट आ रहा है? उत्तर भारत के विशाल मैदान से संबंध रख रहा है और इसके अलावा आपके जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से संबंध रख रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत का विशाल मैदान किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसका हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। अब इनके पार्ट है तो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश भी तो इन्हीं स्थलाकृतियों के पार्ट हैं। मरुस्थल और मैदान राजस्थान का 33 सागर का पार्ट है। अरावली, पर्तवाला और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं
कि हमारा जो राजस्थान है वो भारत के इन दोनों भौतिक प्रदेशों का एक पार्ट है, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, बताएंगे। सबसे पहली बात, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान से ये लो, यही हो गया आपके सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। दोस्तों आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान आपको मैंने इधर भारत के मैप में बताया कि ये उत्तर पूर्व, सिंधु नदी तो इधर जा रही है, यहां तो केवल गंगा यमुना का दोआब कहलाता है, तो इसका मतलब ये जो है गंगा यमुना के दोआब से निर्मित मैदान है राजस्थान का, गंगा यमुना के दोआब से निर्मित मैदानी भाग है। बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी बालू मैदान जो है आपके 33 सागर का अवशेष है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये आपके ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत पूछा है तो बी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही वाला स्टेटमेंट पूछा है। अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेना पहाड़ी दिल्ली तक है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के पश्चिमी मैदान, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसका 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। लेकिन शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपके सामने कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त और एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप जो मुक्त है उसे हम कहते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41.5 है, बाकी युक्त जो प्रदेश है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो 58.5% हिस्से में आते हैं। तो कहने का मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती जाती है। अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी जो है सभी के सभी, मतलब बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की विशेषताओं के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो क्रमशः, उत्तर से दक्षिण तो 826 है, उत्तर से दक्षिण तो 826 है, बिल्कुल सही है। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, ये भी सही है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,140 वर्ग मील है, वर्ग किलोमीटर की अपेक्षा वर्ग मील में भी आपको आंसर पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट है। ये अगर आपने केवल डिजिट देख करके आंसर दिया तो आपका ये आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का देशांतर विस्तार हमेशा पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी देशांतर रेखाओं में मापा जाता है, तो आपका ये गलत हो जाता दोस्तों। और कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, 46 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके ये आंसर गलत होगा, बाकी ये और ये और ये मतलब 1 2 3 सही होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट आपका? ए, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप बोल्डर्स का संबंध किस युग से है? देखिए, बाप बोल्डर्स में बाप क्या है? बाप फलोदी जिले का एक गांव है, एक स्थान है दोस्तों, जहां पर एक गोलाकार चट्टान है। गोलाकार, गोलाकार क्या है दोस्तों? चट्टान है, गोलाकार चट्टान है, और ये चट्टान हिमानीकृत है, हिमानीकृत चट्टान है दोस्तों। कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले इस बाप बोल्डर्स नामक स्थान पर एक हिमानीकृत मतलब बर्फ युक्त चट्टान, ग्लेशियर पाए जाते थे, जिसके अवशेष वर्तमान में भी है। लेकिन वो ग्लेशियर कब पाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका कार्बोनिफेरस युग। ठीक है,
ये ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चयन कीजिए। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का भाग है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किए गए, ओके। हाड़ौती पठारी प्रदेश में डंगंगाधर भूमियां स्थित है, ओके। ये कोटा व झालावाड़ के जो बीच के भाग है उसको मेवल कहते हैं। हा, मजा आ गया प्रश्न पढ़ते ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का भाग है, बिल्कुल है दोस्तों। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो ये मालवा के पठार का ही पार्ट आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक यही है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को हम पठारों का पठार कहते हैं, और इस पठारों के पठार में मालवा का पठार आता है। इसी मालवा के पठार का पार्ट अपने राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है। इसके अलावा बात आ रही है दक्षिण पूर्वी पठार मुख्यतः दो भागों में, बिल्कुल दो भागों में। एक तो है आपके विंध्यन कगार भूमि और एक दक्कन पठार भूमि, दक्कन पठार भूमि, ये भी सही है। हाड़ौती पठारी प्रदेश डंग, बिल्कुल ये जो है झालावाड़ के अंतर्गत डंगंगाधर भूमि, बताया था मैंने आप लोगों को, झालावाड़ के अंतर्गत, जैसे झालावाड़ का पठार भी कहते हैं। लेकिन देखो कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है विस्तृत है, लेकिन ये बोल रहे हैं मेवल। दोस्तों मेवल जो है ना, मैं यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन मेवल से ही संबंधित है, ठीक है। तो मेवल यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन मेवल से रिलेटेड है ना, इसलिए यहां पे नहीं बताऊंगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है दक्षिण अरावली के शिखर है, दोस्तों बताइए। दक्षिण अरावली के शिखर आपके सामने जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, तो देखो नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ और नागपहाड़। दोस्तों अगर अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो भानगढ़ अलवर में है, नागपहाड़ आपके सामने अजमेर में है। इसका मतलब ये तो नॉर्थ अरावली और मिडिल अरावली का पार्ट आ गए। नागपानी और लीलागढ़ की बात की जाए तो ये राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर में है, और उदयपुर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां पर है, दक्षिण अरावली का पार्ट है, दक्षिण अरावली का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपके कल टेस्ट में पूछा गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के जो भूभाग है उसको हम क्या कहते हैं, ये किस नाम से जानते हैं बताइए। बताइए, कांठल नहीं, कांठल तो दोस्तों प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है, या प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो है आता है प्रतापगढ़। गिरवा, गिरवा जो है ना ये तस्त्री नुमा एक पहाड़ी है, तस्त्री नुमा एक पहाड़ी है जो उदयपुर को चारों तरफ से घेर रखी है। भाकर की पहाड़ियां राजस्थान के अंतर्गत सिरोही जिले में, सिरोही जिले के अंतर्गत तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को कहते हैं, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को हम भाकर की पहाड़ियां कहते हैं। जबकि आपके जो है मेवल किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। मेवल की पहाड़ियां डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार आपको जो है मैंने बताए, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन टच हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और शुभकामनाएं आप लोगों को अगले टेस्ट के अंतर्गत निरंतर अपनी तैयारी को जो सुचारू रूप से रखते रहें दोस्तों। ठीक है, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए आप लोग, बाकी क्या कट ऑफ रहेगी, कब एग्जाम होगा, सब कुछ डिसाइडेड है। एक अगर भर्ती आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है तो एग्जाम होना है, ये निश्चित है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, जब तक न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे,
जब तक न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किलें वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किलें वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इसलिए कर्म करते रहिए दोस्तों, फल की इच्छा मत कीजिए, रिजल्ट की इच्छा मत कीजिए। रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप पढ़ो तो सही, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहिए, और ज्वाइन करने के बाद रेगुलर दीजिए टेस्ट को। ज्वाइन कर लिए, फीस जमा करा दी, लेकिन हम लोग उसको जो है टेस्ट को रेगुलर नहीं दे पा रहे हैं। दीजिए दोस्तों, देने से आपको अपने जो है असली लेवल का पता चलेगा, आपके स्तर का पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस सेशन को जो है विराम देते हैं। धन्यवाद।